आज हम बात करेंगे हिंदी के विख्यात कवि और सुप्रसिद्ध साहित्यकार तथा हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में कि हरिवंश राय बच्चन जी जिनका जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था और इनका जो देहावसान है वो सन 2003 में मुंबई में हुआ था। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जिनके ऊपर उमर ख़्याम की रुबाइयों का प्रभाव है और उससे प्रभावित होकर ही उन्होंने अपनी आत्म परिचय नामक एक जो कविता एक गीत लिखा था जो उनके निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से लिया गया है। आज हम आपको हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई जो आत्मकथा जिसने हिंदी साहित्य जगत में 1969 में एक तहलका मचा दिया था, जिसमें उन्होंने अपने बारे में बेबाकी से सब कुछ एकदम स्पष्ट और दो टोक शब्दों में कह दिया था कि किस प्रकार से एक जो कवि है, एक लेखक है, किस प्रकार से अपने भावों को, अपने विचारों को आत्मकथा में बिना डरे बेबाकी के साथ प्रस्तुत कर देता है। उसको हरिवंश राय बच्चन ने 4 खंडों में अपनी आत्मकथा को उन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसका पहला जो भाग है वो उन्होंने क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा भाग नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा जो भाग है वो उन्होंने बसेरे से दूर तथा इसका जो चौथा भाग है वह है 10 द्वार से सोपान तक। इस प्रकार उन्होंने अपनी जो आत्मकथा है वो 4 खंडों में लिखी थी। तो आज हम यहाँ पर उनकी जो आत्मकथा है उस आत्मकथा के जो खंड है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्या भूलूं क्या याद करूं के बारे में, और हम देखते हैं कि ये जो इनके द्वारा लिखी गई जो आत्मकथा है इसका जो ये पहला खंड है, और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं, यह है इनकी एक बहु प्रशंसित आत्मकथा और हिंदी साहित्य की एक कालजयी करती है। यह 4 खंडों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार इनका इलाहाबाद में स्थित जो घर है उसका नाम है, और सोपान दिल्ली में स्थित जो घर है उसका नाम है। तो इस रचना के लिए बच्चन जी को भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। हिंदी प्रकाशनों में इस आत्मकथा का अत्यंत ही ऊँचा स्थान है। अब हम देखते हैं कि इनकी जो आत्मकथा है, इस आत्मकथा की कुछ जो प्रसिद्ध जो पंक्तियां हैं इनका हम यहाँ पर वाचन करेंगे। तो इन्होंने क्या लिखा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं, रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। याद सुखों की आंसू लाती और दुख की याद वो क्या करती है, दिल भारी कर जाती, दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। सोच नहीं पर मैं पाता हूँ सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आज़ाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। बहुत ही शानदार यहाँ पर ये इन्होंने इनके द्वारा लिखी गई ये रचना है, जिसकी कुछ पंक्तियों का जो वाचन है वो हमारे द्वारा किया गया है। अब हम देखते हैं कि हरिवंश राय बच्चन आत्मकथा को जीवन की तस्वीर मानते हैं, और इस तस्वीर में उन्होंने न केवल अपने गुणों के बारे में ही बल्कि अपने दोषों को भी साहसिकता के साथ उजागर किया है। बच्चन जी की आत्मकथा का ये जो पहला भाग जब 1969 में प्रकाशित हुआ तब हिंदी साहित्य जगत में मानो एक प्रकार की हलचल सी मच गई थी, और ये हलचल किसी भी प्रकार से 1935 में प्रकाशित इनकी रचना जो मधुशाला उसी किसी भी प्रकार से कम नहीं थी। अब हम बात करें कि क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, इसमें उन्होंने अपने जन्म से लेकर अपनी श्यामा पत्नी जो श्यामा है उसके असामयिक देहावसान तक के अनुभवों को चित्रित किया है। इस भाग के प्रारंभ में उन्होंने अपने वंश की उत्पत्ति, गुणों एवं दुर्गुणों का परिचय दिया है। बच्चन बताते हैं कि उनके जन्म से पूर्व माता सुरसती एवं पिता प्रताप नारायण द्वारा हरिवंश पुराण विशेष रूप से पढ़े जाने के कारण उनका जो नाम है वह हरिवंश राय रखा गया था। तो किस प्रकार से उनका नामकरण किया गया है उस नामकरण के संबंध में भी उन्होंने बताया है कि उनका जो नामकरण है वह हरिवंश राय बच्चन कैसे रखा गया उसके बारे में बताया गया है। और इस कृति में उन्होंने यहाँ अपनी बाल्यावस्था, पारिवारिक जीवन, शैक्षणिक जीवन, किशोरावस्था में करकल से निकटता, चंपा के प्रति आकर्षण और श्यामा के संग विवाह की अपनी जो अनुभूतियाँ हैं उनको चित्रित करने का एक सुंदर प्रयास किया है। इसके साथ ही लेखक ने अपनी पारिवारिक आर्थिक जो परेशानियां हैं और श्यामा की बीमारी के दुखते घसकते जो अनुभव हैं उनको भी यहाँ पर वाणी देने का प्रयास किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने जो अपनी आत्मकथा है, इस आत्मकथा का जो दूसरा भाग है वो नीड़ का निर्माण फिर नाम से लिखा है।
जैसे कि पता चल रहा है कि नीड का मतलब घोंसला होता है, तो अपने रहने के लिए उन्होंने दूसरा घोंसला बनाया। कहने का मतलब है जब श्यामा बच्चन की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात उनके जीवन में तेजी बच्चन आती है, जिनसे उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है, एक अमिताभ बच्चन की और एक अजिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन जिन्हें किसी परिचय का वो मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया उनको जानती है, तो ये इन्हीं के पुत्र हैं। आत्मकथा के द्वितीय भाग नीड का निर्माण फिर में श्यामा की मृत्यु से क्षुब्ध हुए लेखक का चित्रण है। श्यामा की असामयिक मृत्यु बच्चन को अत्यधिक व्यथित करती है, परंतु अपनी आर्थिक स्थिति संतोषजनक न होने के कारण उन्हें विवश होकर इस मन स्थिति से बाहर निकलना पड़ा था। अब हम आगे देखते हैं। फिर बच्चन जीवन एवं साहित्य में स्वयं को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। अब वे काव्य सम्मेलनों में काव्य पाठ के लिए जाने लगे तथा एमए की पढ़ाई भी पुनः प्रारंभ कर देते हैं। फिर अचानक आयरिश उनके जीवन में आई और उसके संकोची स्वभाव ने बच्चन के हृदय में आयरिश के प्रति प्रेम का जो भ्रम है वो बनाए रखा। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें उनसे प्रेम है। वे अक्सर गर्मी की छुट्टियां व्यतीत करने के लिए बरेली जाते थे। वहीं उनकी मुलाकात तेजी से हुई। तो देखिए उनकी तेजी से जो मुलाकात है वो कहाँ पर होती है? बरेली। बरेली जो उत्तर प्रदेश में का एक शहर है। बच्चन के मित्रों ने उन्हें पुनर्विवाह के लिए तैयार किया। विवाह के उपरांत तेजी के जीवन में आने पर जैसे उनके बाहर आ गई, तेजी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। उनको जन्म देकर बच्चन का जो नीड है उस नीड का निर्माण उन्होंने फिर से कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनका जो दूसरा जो खंड आत्मकथा का, उसमें तेजी के साथ उनका जो विवाह है और उनसे जो 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं उसके तीसरे खंड की। तो बसेरे से दूर इनकी आत्मकथा का तीसरा खंड है, तृतीय भाग है। इसमें उन्होंने अपने जीवन की उस अवधि की कहानी सुनाई है जब उन्होंने अपने देश, नगर, घर परिवार से दूर कैम्ब्रिज में रहकर विलियम बटलर ईट्स के साहित्य पर शोध कार्य किया। इस खंड का प्रारंभ उन्होंने अंग्रेजी विभाग में अपने अध्यापन कार्य साथ ही प्रवक्ताओं के परिचय के साथ किया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बसेरे से दूर में जब वो यहाँ भारत से दूर चले गए थे अपनी पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज में, तो उस समय के जो अनुभव हैं उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसी दौरान ब्रिटिश काउंसिल से सूचना आई कि अंग्रेजी साहित्य पढ़ाने की विधि का अवलोकन करें, लेकिन इस कार्य के लिए कैम्ब्रिज जाने के लिए उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। कैम्ब्रिज में रहकर बच्चन ने अपने शोध प्रबंध W.B. ईट्स के साहित्य में निगूढ़ तत्व को पूर्ण किया। तेजी के अकेलेपन, आर्थिक संकटों एवं एक सिरफिरे सज्जन द्वारा प्राप्त हुई मानसिक प्रताड़ना को भी यहाँ व्यक्ति मिली है। इसी भाग में उन्होंने अपनी नेपाल यात्राओं एवं कलकत्ता की यात्राओं और कविता के संबंध में अपने विचारों और विदेश मंत्रालय में अपनी नियुक्ति की अनुभूतियों को भी मुखरित करने का जो प्रयास है वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा किया गया है। अब हम देखते हैं कि इनकी आत्मकथा का जो चौथा भाग, चौथा खंड है, 10 द्वार से सोपान तक। हम बात कर चुके हैं कि जो 10 द्वार है ये इनकी इलाहाबाद का जो घर है उसका नाम है और सोपान है वो दिल्ली का घर है उसका नाम है। तो ये इनकी आत्मकथा का चौथा भाग है। अन्य 3 भागों की अपेक्षा हम देखते हैं कि ये थोड़ा विस्तृत है। सुविधा की दृष्टि से बच्चन ने इस पुस्तक को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। प्रथम पड़ाव में उन्होंने सन 1956 से लेकर 1971 तक की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन है और दूसरे पड़ाव में सन 1971 से लेकर सन 1983 तक की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन है। आत्मकथा के प्रारंभ में अपने पाठकों में ही लेखक ने 10 द्वार और सोपान का अर्थ स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी इलाहाबाद और दिल्ली के घरों के नाम है। तो जो 10 द्वार है वो उनकी इलाहाबाद का घर है और सोपान है वो उनके दिल्ली का घर है। तो इन दोनों के बीच की जो यात्रा है उसका वर्णन 10 द्वार से सोपान में किया गया है। 10 द्वार जिसके 10 दरवाजे हों। सोपान का अर्थ है सीढ़ी। यहाँ उन्होंने 10 वर्ष तक विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषाधिकारी के पद पर 6 वर्षों तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में रहने का जिक्र किया है। उन्होंने यहाँ अपने नाट्य सृजन, अनुवाद, विदेश यात्राओं को उल्लेख भी किया है। बच्चन एवं तेजी का अपने दोनों पुत्रों एवं बहुओं के साथ रहने की स्मृतियों को संजोते हुए उन्होंने अपने नवनिर्मित आवास सोपान में प्रवेश करने तक की जो जीवन यात्रा है उसको लेखनीबद्ध करने का जो प्रयास है वो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा यहाँ पे किया गया है। तो इस प्रकार उनका जो चौथा खंड है उनकी आत्मकथा का, उसमें हम देखते हैं कि इलाहाबाद से लेकर दिल्ली की जो यात्रा है उसका वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने आत्मकथा साहित्य में उनके लेख के व्यक्तित्व और जीवन को प्रस्तुत किया है। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी अनुभूतियों, परिवेश, स्थानीय संस्कृति का तन्मयता से चित्रण किया है। बच्चन हिंदी साहित्य में उन आत्मकथाकारों में से हैं जिनकी आत्मकथा का फलक अत्यंत व्यापक है। समकालीन अनेक लेखकों ने इस आत्मकथा को हिंदी इतिहास की ऐसी पहली घटना बताया जब अपने बारे में इतनी बेबाकी से सब कुछ कह देने का साहस किसी ने दिखाया। बच्चन ने अनुभूति और तन्मयता के अनुरूप रचनात्मक भाषा में
स्वयं को व्यक्ति प्रदान की आत्मीयतापूर्ण शैली में आत्मकथा लिखी गई है, जिसे पढ़कर सहृदय व्यक्ति कथा रस से सराबोर हो जाता है। जीवन एवं सर्जन का एक पूर्ण चित्र इसमें साकार हो गया। निसंदेह है यह आत्मकथा हिंदी साहित्य की यात्रा का एक मील का पत्थर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी जो आत्मकथा जो 4 खंडों में लिखी है उसमें विभागी से अपने बारे में उन्होंने वर्णन किया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो, इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साथ ही इसके आप सभी को आज की इस मिलते हैं हम फिर अब आगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए बिंदु के साथ, एक नए अध्याय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद साथियों।